हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाली है एसएससी जीडी की जीएस क्लास में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करिए, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं तब, ठीक है। तो आप लोग लाइक तो कर ही दिया करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44, ठीक है। देखिए, सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपको पता होना चाहिए, गोवा। यदि हम बात करें संवैधानिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सिविल कोड लागू करने वाला, सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य वो आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, संवैधानिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। समझ में आ गया आपको? किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। और आपको ध्यान रखना है, सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा हो जाएगा। संवैधानिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आपका सिविल संहिता है वो आपका अपनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड आपका हो जाएगा, ठीक है। सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। और संवैधानिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई है? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रार्थना समाज की 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर? तो बंबई में इसकी स्थापना हुई है। कब? 1867 में। यदि हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो 1828 में हुई है। और किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने किया है, ठीक है। आर्य समाज की बात करें तो 1875 हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया है। किसने? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुआ है। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद, याद रहेगा आपको। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे मैं आपको कुछ और फैक्ट्स है उसको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, एक बार ब्लैक कलर कर लेता हूँ, ठीक है। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1873 में। किसने किया है? ज्योतिबा फूले ने। अगला लिख लीजिए, देव समाज। मैं जो लिख रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा। देव समाज 1887, क्योंकि राइटिंग उतनी खूबसूरत नहीं है, ठीक है। 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने किया था।
चलिए आगे बात करते हैं। अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वीडी सावरकर ने 1904 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी लिख लेते हैं, अभिनव भारत समाज 1904 में इसकी स्थापना हुई है। किसने किया है? तो वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने। देखिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करिए, ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होता है। और आप लोग जब ये वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर से, कमेंट जब आप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग सच में वीडियो देखते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए। और लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देख सकते हैं मैं हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से करा रहा हूँ। आप यदि और क्लासेस देखना चाहते हैं तो सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से, पेन का कलर बार बार चेंज करना पड़ रहा है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों को झील के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। लोकटक, चिल्का, पुलिकट या कोल्लेरू। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकटक। ये स्थित कहाँ पर है, ये आपको क्या पता है? पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में ये आपका स्थित हो जाएगा। और मणिपुर में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप सभी को पता है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, उसका नाम क्या आप लोगों को पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। केबुल लामजाओ, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में। पुलिकट झील या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो मैं TN और AP लिख दे रहा हूँ कि सीमा पर स्थित तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, कोल्लेरू झील ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक फैक्ट और है, उसको मैं अगले पेज पे बताने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार फिर से बताते हैं आपको। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में, और मणिपुर में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और उसका नाम मैंने क्या बताया? केबुल लामजाओ। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर और कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा, आप लोगों को क्या ये पता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? ठीक है, आप सभी को पता है। मुझे लगता है कि यदि पता होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा डल झील में, जो कि डल झील कहाँ है आपका? श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो डल झील में, और डल झील कहाँ पर है आपका? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? यह आपका प्रश्न है। ऑप्शन में दिया हुआ है आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर और काल दर। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, बैंक दर।
आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 1934 में आया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ध्यान रहेगा आपको, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया है? 4, 3, 2 या 5? इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 2 चरणों में किया है। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन हो जाएंगे? भारत में जनक तो वो आपके हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, याद रहेगा आपको। हरित क्रांति के जनक यदि पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, न कि ये होना चाहिए नॉर्मन बोरलॉग, नहीं होगा। ठीक है, हरित क्रांति का जनक जब पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है तो एमएस स्वामीनाथन। इसको आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना है, 1970 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था, नोबेल पुरस्कार। ये आपके कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके यूएसए के निवासी हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। एमएस स्वामीनाथन का किस राज्य से संबंध है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। तमिलनाडु से, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति लागू करने का सपना किस पीएम का था? आप सभी को पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस पीएम का था। तो लाल बहादुर शास्त्री का पीएम था कि हरित क्रांति को लागू किया जाए। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें आपका हाइड्रोजन, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मीथेन। ठीक है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मीथेन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरल जनित रोग है? चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा आंसर सही रहेगा? तो चिकन पॉक्स यह विषाणु वायरल जनित रोग है। यदि हम बात करें मलेरिया की, ठीक है, तो ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग। ये काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ये दोनों आपका हो जाएगा जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। क्लियर हो गया आपको? चिकन पॉक्स या विषाणु वायरल जनित रोग है, काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको ये दोनों बताया जीवाणु जनित रोग, और मलेरिया मैंने अभी बताया आपको प्रोटोजोआ जनित रोग, ये हो जाएगा। चलिए विषाणु के कुछ और रोग मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। विषाणु के रोग, विषाणु के रोग, वायरल जनित रोग, तो इसमें आपका हो जाएगा कोरोना, और हो जाएगा पोलियो, और हो जाएगा आपका एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक और खसरा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। कुछ सुझाव देना हुआ करे तो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे अब कोशिश की जाती है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड की जाए। और आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री
और इंडियन पॉलिटी, आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।